उत्तर भारत में पारा लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन उत्तर भारत की केंद्र और भारत की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक पारा पिछले कुछ दिनों से ऊपर चढ़ना शुरू हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयांश, आप देख रहे हैं टीवी 47। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे दिल्ली में होने वाली चुनाव के बारे में, उसके नतीजों का असर भारत की राजनीति पर क्या होगा और अन्य पार्टीज़, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य रीजनल पार्टीज़, उनके लिए ये चुनाव कितने मायने रखते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ दिल्ली में इलेक्शन लड़ रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भाजपा या कांग्रेस, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी फ्लॉज, और ये चुनाव दिसंबर के 3rd वीक में किस तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है। तो पहले हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, जो पिछले 10 सालों से 10 साल से ज़्यादा से दिल्ली में सरकार चला रही है। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के पॉलिटिक्स में कांस्टेंट बन चुकी है। अंग्रेजी में कहावत है कि चेंज इज़ द न्यू कांस्टेंट, लेकिन इसका विपरीत हमें दिल्ली में दिखने को मिल रहा है। कांस्टेंट हैज़ बिकम द चेंज, कांस्टेंट बीइंग आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कि अगर आप इतिहास पर नज़र डालें तो इनकी जो शुरुआत हुई वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट 2011 से शुरू हुई। 2011 में अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के अभी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने जो भारत में भ्रष्टाचार एक मुद्दा उभर के आया था, उसके खिलाफ एक जंग छेड़ी और उनकी बात रेजोनेट करी भारत की युवा के साथ। ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ जेंडर, क्लास एंड कास्ट। दिल्ली में प्रोटेस्ट था, लेकिन उसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनने को मिली। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें 2013 में और हम देखें कि आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, अन्ना हज़ारे की आइडियोलॉजी के खिलाफ जाते हुए, उसका भी समर्थन भारत के विभिन्न प्रांतों, प्रदेशों से मिला। लोगों का यह मानना था कि अगर भारत में राजनीतिक गंदगी को साफ करना है तो किसी न किसी को अपना हाथ गंदा करना होगा। अरविंद केजरीवाल की पृष्ठभूमि एक ब्यूरोक्रेट की थी, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस से आते थे और उनकी छवि नीट एंड क्लीन, यानी उन्हें हम मिस्टर क्लीन कह सकते हैं। मिस्टर क्लीन ऐसा फ्रेज जो इस्तेमाल हुआ था एक ज़माने में राजीव गांधी के लिए। 2013 में जब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी तो खासकर अंग्रेजी मीडिया ने आम आदमी पार्टी को कुछ ज़्यादा चांस नहीं दिया था। वो एक एनजीओ के रूप में देखा जा रहा था और जो मीडिया थी भारत की, खासकर अंग्रेजी मीडिया, वो उसे एक एक्टिविस्ट पॉलिटिकल पार्टी की तरफ पोर्ट्रे कर रही थी और उसे बहुत लोग बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे। मिन्हाज मर्चेंट जो भारत के एक दिग्गज पत्रकार रहे हैं, अगर हम उनकी बात ना करें और बाकी जर्नलिस्ट की बात करें तो एक जो नैरेटिव था वो ये था कि आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ है और उसकी जो एजेंडाज़ हैं वो काबिल तारीफ़ नहीं है और वो जो चाहते हैं करना वो नियर इम्पॉसिबिलिटी है। चाहे वो शेखर गुप्ता हो, चाहे वो एमजे अकबर हो, बात ये हो रही थी कि आम आदमी पार्टी की करनी और कथनी में फ़र्क इसलिए दिखेगा क्योंकि उनकी जो प्रॉमिसेस हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। इलेक्शंस हुए, भाजपा 32 सीट जीती हर्षवर्धन के नेतृत्व में, आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली और कांग्रेस का दिल्ली में लगभग सुपड़ा साफ हो गया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, वो सरकार 49 दिनों में गिर गई। 2015 में के फरवरी में दिल्ली के में चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 यानी 67 सीट्स जीते। 2020 के इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सत्ताधारी बने और उन्हें 70 में से 62 यानी 62 सीट्स मिला। अगर हम इन दोनों चुनाव नतीजों के परिणाम को मिलाकर देखें और 2025 की तरफ हम इसे ले जाने की कोशिश करें और एक लार्जर पिक्चर बनाने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। लेकिन ये बात पेपर पर सही हो सकती है, हकीकत में और ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी 2025 में सरकार बना पाएगी या वो इस बार सरकार बनाने में विफल होगी। भाजपा जो पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटाना चाहती है पॉलिटिकली, क्या इस बार वो सक्सेसफुल हो पाएगी? अगर हम भाजपा के
शीर्ष नेताओं की बात करें जैसे अमित शाह, तो राजदीप सरदेसाई का कहना है कि उन्हें परेशानी कांग्रेस से कम आम आदमी पार्टी से ज़्यादा थी। उन्होंने 2014 में राजदीप सरदेसाई से पूछा था कि आपका आम आदमी पार्टी के बारे में क्या मानना है, और जब राजदीप सरदेसाई ने कहा कि ये एक रीजनल पार्टी बन सकती है, इसका नेशनल फुटप्रिंट नहीं हो सकता, तो अमित शाह ने कहा था कि आपकी सोच बिल्कुल गलत है, ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही चैलेंजिंग है और इसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाजपा भी आम आदमी पार्टी को बहुत सीरियसली लेती है, वो उसे लाइट वेट पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानती है। भाजपा ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल में वो नेतृत्व की क्षमता है और वो अपनी पॉलिटिकल फुटप्रिंट्स धीरे धीरे भारत में बढ़ा सकते हैं। इसी कारण भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमेशा से हमलावर रही है। तो 2025 में फरवरी के जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें पल्ला किसका भारी है? पहले मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फ्लॉज, फिर मैं बात करूंगा बीजेपी की स्ट्रेंथ और फ्लॉज, और अभी इस वक्त यानी कि 3rd वीक ऑफ दिसंबर में दिल्ली में क्या दिख रहा है और चुनाव किस तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। चलिए पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की स्ट्रेंथ के बारे में। आप अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो जो सबसे पहला चीज़ मेरे जहन में आती है वो है उनकी कम्युनिकेशन स्किल। वो बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में अपनी बात आम जनता तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को अपनी मैसेज जनता तक पहुंचानी हो तो उसमें वो बिना किसी जार्गन यानी बिना कोई जटिल शब्दों का इस्तेमाल किए हुए वो अपनी बात को बड़ी अच्छे तरीके से रख पाते हैं। 2024 का जनरल इलेक्शन एक उदाहरण के रूप में है, जब अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के तुरंत ही बाद, माफ़ कीजिएगा, जेल जाने से पहले ये बात कह दी कि अगर भाजपा वापस से चुनाव जीत कर आती है तो सबसे पहली सरकार योगी की जाएगी। इस एक वाक्य के कारण भाजपा को उत्तर प्रदेश में काफ़ी नुकसान सहना पड़ा। इससे ये प्रूव होता है कि अरविंद केजरीवाल कैन चेंज द नैरेटिव। अगर उन्हें नैरेटिव सेट करने का मौका मिले तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से नैरेटिव सेट कर लेते हैं और अपनी बातें आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचा लेते हैं। ये काबिलियत बहुत नेताओं में नहीं होती है। ये काबिलियत आपको दिखती है नरेंद्र मोदी में या नीतीश कुमार में, जो पिछले 15 साल से या 20 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। और अगर आप नेताओं की बात करें तो वो बड़े शब्दों में उलझ कर रह जाते हैं। जो दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आम आदमी पार्टी की कि उनकी जो फोकस रही है वो वेलफेयर स्कीम्स पे रही है। अगर आप बात करें महिलाओं की, जो अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से बयान दे रहे हैं कि अगर उनकी सरकार वापस से लौटती है दिल्ली में तो महिलाओं को 2100 रुपये का भत्ता मिलेगा, अलाउंस जिसे आप कह सकते हैं अंग्रेजी में, बेरोजगारों को अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता यानी अलाउंस मिलेगा। और जो उन्होंने काम किया है दिल्ली में, चाहे वो बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त का काम, जिससे आम जनता के बीच में उनकी पैठ बढ़ी है, उनकी जो साख है वो आम जनता के बीच में बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। आप और भी उनकी स्कीम्स पर देखिए जो वेलफेयर स्कीम्स के अंदर ही फॉल करती है, जैसे कि बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को तीर्थ यात्रा मुफ्त में करवाना। ये अगर हम देखें वेलफेयर स्कीम पे बहुत ही ज़्यादा फोकस, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक मंझे हुए पॉलिटिकल पार्टी और नेता के रूप में दिखते हैं, जहां उन्हें पता होता है कि कौन सी मैसेज और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आम जनता के बीच में रेजोनेट करेगी। अगर मैं तीसरी स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो उनकी स्ट्रेंथ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ ऑफ आम आदमी पार्टी। अगर मुख्यमंत्री जेल भी चला जाए फिर भी आम आदमी पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। आप दूसरे रीजनल पार्टीज़ को देखिए, वो टूटना शुरू हो जाती है। आप देखिए झारखंड में जब हेमंत सोरेन गए तो चंपई सोरेन टूट करके अलग हो गए, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई घटना देखने को नहीं मिला। यानी अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ है, उनका जो पकड़ है अपनी पार्टी पे वो एकदम सख्त है। चौथी स्ट्रेंथ जो है आम आदमी पार्टी की वो है इश्यूज़ को डिफ्लेक्ट कर देना।
ये एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ होती है किसी पॉलिटिशियन में या किसी पॉलिटिकल पार्टी में। आप इसे नेगेटिवली ले सकते हैं, लेकिन आप इसे पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, और ये दुनिया में हर जगह होता है। जब नेता अपने प्रोमिसेस को नहीं रख पाता है तो वो इशू को चेंज करने की कोशिश करता है। कई लोग विफल होते हैं, कई लोग सफल होते हैं। जो मजे हुए नेता होते हैं, जो मजा हुआ पॉलिटिकल पार्टी होता है, वो इसमें सफल होता है और वो अपनी नैरेटिव सेट कर लेता है। आप आम आदमी पार्टी की इतिहास को उठाकर देखेंगे तो जब भी वो किसी भी चीज़ में नाकामयाब रहे हैं तो उन्होंने इशू को चेंज करने की कोशिश की है और उन्हें बहुत हद तक उसका फ़ायदा भी मिला है। अगर आप पांचवी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, तो उनका जो भाजपा को काउंटर करने का तरीका है वो बहुत ही अलग, निराला है, जिसमें ना तो वो मुस्लिम को एंटागोनाइज करते हैं और ना ही वो हिंदूज़ को टूटने देते हैं। यानी अगर भाजपा की जो हिंदुत्व की एजेंडा है, जिस पार्टी ने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से काउंटर किया है, वो है आम आदमी पार्टी ने। जैसे कि बुजुर्गों को, सीनियर सिटीज़न को तीर्थ यात्रा मुफ्त में कराना, या ऑन कैमरा हनुमान चालीसा का पाठ करना, या मंदिरों में जाना और वहाँ पे फ़ोटो लेना और उसे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करना। तो आम आदमी पार्टी की ये 5 बहुत ही बड़ी विशेषताएं हैं जो उसे लाभ पहुंचा सकती है 2025 के फरवरी के इलेक्शन में। अब मैं आता हूं आम आदमी पार्टी के फ्लॉज पे। आप आम आदमी पार्टी की फ्लॉज के बारे में बात करेंगे तो जो सबसे पहला चीज़ जहन में आता है कि उनकी जो राजनीति है और उनकी जो गवर्नेंस स्टाइल है वो बहुत ही आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी यानी कि उसमें कोई लॉजिकल प्रोग्रेशन नहीं है। वो आज कुछ बोल सकते हैं और अगले दिन वो उस बयान से और उस पॉलिसीज़ पे कंप्लीट समरसॉल्ट कर सकते हैं। जो दूसरी फ्लॉ रही है आम आदमी पार्टी की, वो है ब्यूरोक्रेट्स को साथ में नहीं ले चलने की वीकनेस। याद कीजिए 2018 जब अरविंद केजरीवाल और उनके शीर्ष नेताओं पे आरोप लगा कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ उन्होंने हाथापाई की, और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, कई बार कई आईएएस ऑफिसर्स ने उनके साथ बदतमीज़ी करने की आरोप लगाए। सिर्फ अरविंद केजरीवाल पे नहीं, उनके दिग्गज नेता जो हेवी पोर्टफोलियोज़ जिनके पास था, आप उनकी जो राज्यसभा एमपी हैं, जो विमेन कमीशन की भी चेयरपर्सन थी स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी मारपीट के आरोप लगाए। वहाँ पे क्या सत्य था, क्या असत्य था, उनमें बिना जाए हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी एक वोलाटाइल पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करती है, जो कभी भी किसी भी तरफ रुख अख्तियार कर ले। जो थर्ड फ्लॉ है आम आदमी पार्टी की, वो बिल्कुल वही फ्लॉ है जो भाजपा की फ्लॉ है, यानी कि इट्स अ वन मैन शो। अगर भाजपा पे यह आरोप लगता है कि वो 2 मैन शो है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को छोड़ के बाकी किसी भी नेताओं का उसमें कोई ज़्यादा दखलंदाजी नहीं हो सकता है गवर्नेंस में, वही बात आप आम आदमी पार्टी के बारे में कह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को छोड़कर ऐसा कोई भी एक नेता नहीं है जो पॉपुलर वोट जीत सके अपने दम पे। ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत हो पॉलिटिक्स की दुनिया में। यानी कि अरविंद केजरीवाल इज़ द सेंटर ऑफ आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल मुख्य बिंदु है आम आदमी पार्टी के, और जो पार्टी है उनके आसपास घूमता है। अगर अरविंद केजरीवाल कन्विक्ट होते हैं या वो चुनाव हारते हैं तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। ये भी एक फ्लॉ है आम आदमी पार्टी की। और क्या फ्लॉज है आम आदमी पार्टी की? जो मैंने बात करी गवर्नेंस स्टाइल, वोलेटिलिटी और अरविंद केजरीवाल का वन मैन शो होना, जो चौथी फ्लॉ है आम आदमी पार्टी में वो ये है कि वो इलेक्शन के बाहर, जिस तरह से भाजपा पर आरोप लगा है कि दे डू नॉट थिंक आउट ऑफ इलेक्शन, तो आम आदमी पार्टी भी अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल फुटप्रिंट्स को बढ़ाने के लिए ऐसा लगता है कि हर समय जो भी बयान उनके आते हैं, जो भी पॉलिसीज़ आते हैं, वो अन्य राज्यों के चुनाव को देखते हुए उसके मद्देनज़र लिए जाते हैं। ये भी एक आम आदमी पार्टी की फ्लॉ है। और जो पांचवी फ्लॉ है, जिसे मैं बहुत बड़ी फ्लॉ मानता हूँ लेकिन मैंने इसे 5वें नंबर पर रखा है, वो है
आम आदमी पार्टी का फिजिकली बिल्कुल भी प्रूडेंट नहीं होना, यानी कि अगर राजस्व की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी मानती है कि आपको वोट जीतने के लिए तिजोरी खोलना पड़ता है, चाहे उसके लिए पैसा कितना भी खर्च क्यों ना हो। यह है आम आदमी पार्टी की स्ट्रेंथ और फ्लॉज। तो आम आदमी पार्टी को 2025 के फरवरी इलेक्शन में इन फ्लॉज के कारण झटका लग सकता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि क्या भाजपा आम आदमी पार्टी के फ्लॉज को बढ़ा चढ़ाकर जनता के बीच में प्रस्तुत कर पाएगी या नहीं, और उनके वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी कि नहीं। तो भाजपा की क्या स्ट्रेंथ और क्या रणनीति रहेगी दिल्ली में होने वाले इलेक्शंस पे। भाजपा जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर हमलावर होगी वो अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले पर घेरने पे वो जुटेगी और वो लगेगी, और वो ये कन्विंस करना चाहेगी जनता को कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करी थी, जिन्होंने विवेकानंद की बात करी थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के दौरान, जिन्होंने कहा था कि युवाओं पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, उनके चरित्र निर्माण पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, उस नेता ने दिल्ली को एक तरह से शराब का अड्डा बनाने का कोशिश करा। यह आरोप लगेगा कि रिहायशी इलाकों में रेजिडेंशियल एरियाज़ में सारे जगहों पे, चाहे वो पोर एरियाज़ हों, रिहायशी एरियाज़ हों या रेजिडेंशियल एरियाज़ हों, वहाँ पे शराब के दुकानें खुली, जिसके कारण पब्लिक प्लेसेस में काफ़ी उपद्रव मचा, न्यूसेंस हुआ। तो इस मुद्दे को लेके बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर होगी। जो दूसरा फैक्टर होगा जो बीजेपी को एक एज देगा, अगर बीजेपी ये प्रूव कर सके कि आम आदमी पार्टी जिसने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था ये कहकर कि हम अलग हैं औरों से, हम यहाँ पे सत्ता भोगने नहीं आए हैं, हम आए हैं भारत की राजनीति को सुधारने, वो अब सिर्फ मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टीज़ की तरह नहीं है, बल्कि वो उनसे एक कदम आगे भी निकल चुके हैं। याद कीजिए वो दौर जब अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो लालू प्रसाद यादव या फिर वो झारखंड की पॉलिटिकल पार्टी जेएमएम या फिर वो तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी डीएमके के साथ कभी नहीं जा सकते। अगर मुझे उनके गोद में ही बैठना है तो इससे अच्छा है कि मैं राजनीति से दूर रहूं। ये बयान था अरविंद केजरीवाल का 2012-2013 में। 2024 में वही अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस के वन ऑफ द पार्टनर्स थे और इन सारे लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे भारत के विभिन्न राज्यों में। तो भाजपा ये प्रूव करने की बिल्कुल कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल इज़ नॉट अ मैन विथ डिफरेंस, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रूडेंट पॉलिटिशियंस, वन ऑफ द श्रूडेस्ट पॉलिटिशियंस, यानी कि वो एक बिल्कुल आम नेता हैं जिन्हें सिर्फ सत्ता भोगने में इंटरेस्ट है। जो तीसरी चीज़ आम आदमी पार्टी को विचलित कर सकती है भाजपा के तरफ से, वो ये है कि भाजपा आम आदमी पार्टी को करप्शन में हर जगह से घेरने की कोशिश करेगी। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि ना तो वो बंगलो लेंगे और ना ही वो जो चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है ना उसे वो कबूल करेंगे और ना ही वो गाड़ी लेंगे। हालांकि वो फिजिबल और प्रूडेंट नहीं था, फिर भी उन्होंने ये वायदे किए थे। अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगते हैं कि उनकी बाथरूम में लगा एक कॉमोड 3.5 करोड़ रुपए का है और उनकी जो घर है जिसे भाजपा शीश महल कहा करती है वो 55 करोड़ रुपए का है और करोड़ों के कर्टन्स हैं यानी पर्दे हैं। तो भाजपा इस बात को भी लोगों के पास रखने की कोशिश करेगी कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ना सिर्फ एक आम राजनेता हैं बल्कि वो एक करप्ट लीडर भी हैं। जो चौथी चीज़ भाजपा जिस बात पे आम आदमी पार्टी को घेरेगी वो ये है कि आम आदमी पार्टी की जो 3 कोर इश्यूज़ थे जिस पे वो काम करना चाहते थे, दिल्ली की पॉल्यूशन लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर और यमुना नदी की सफाई, वो तीनों चीज़ डिलीवर पिछले 10 साल से नहीं हो पाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली के डेवलपमेंट हुई वो सबसे ज़्यादा शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ और उसके बाद वो लगभग इंस्टॉल कर चुका है। यमुना आज भी एक नाले की तरह है और दिल्ली की पॉल्यूशन आज भी एक मेजर ग्लोबल इशू है, ना सिर्फ नेशनल इशू। तो अरविंद केजरीवाल अगर काउंटर करेंगे कि भाजपा ने उन्हें काम नहीं करने दिया तो जनता ये कह सकती है कि अगर भाजपा आपको काम करने दे नहीं रही तो इससे अच्छा है कि भाजपा आ जाए ताकि इन
चीज़ों पर काम हो सके। तो ये भी एक फैक्टर होगा जो अरविंद केजरीवाल को नुकसान चुनाव में पहुंचा सकता है। जो पांचवी चीज़, जो पांचवा मुद्दा होगा भाजपा के लिए, वो ये कि जो कांग्रेस की कोर सपोर्टर्स थी, जो 2015 2020 में कांग्रेस से टूटकर आम आदमी पार्टी में गई, वो कांग्रेस के पास कुछ परसेंटेज में, कुछ प्रतिशत वो लौट आए, जिससे भाजपा को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो जो फिफ्थ इशू होगी भाजपा जिसे जिसे लेकर आम आदमी पार्टी का घेराव करने की कोशिश करेगी, वो ये होगा कि जो कांग्रेस के कोर सपोर्टर्स हैं उन्हें वो कन्विंस करे कि जो आम आदमी पार्टी है उसने उनके लिए कुछ खास नहीं किया। और कांग्रेस की जो कोर सपोर्टर्स रहे हैं वो दलित्स और मुस्लिम्स रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम्स के पक्ष में आकर खुलेआम कोई बयान नहीं दिया हो। आप याद कीजिए, जब सीए एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग में, और अरविंद केजरीवाल ने उन औरतों से भी मिलने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि एक बीजेपी ट्रैप है। तो 2025 की फरवरी का इलेक्शन अभी इस वक्त किस तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है? 2025 का इलेक्शन जो होगा दिल्ली में, वो 2015 और 2020 के तुलना में बहुत ही कम्पिटिटिव होगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास एक क्लियर एज नहीं दिख रहा है। इलेक्शन कैंपेन्स जब स्टार्ट होंगे तो ये साफ होगा कि पल्ला किसकी तरफ झुक रहा है। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो बीजेपी उतनी ही हमलावर है जितनी आम आदमी पार्टी भाजपा पर है। नैरेटिव दोनों पार्टी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करी है, ये कहकर कि उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका इलेक्टोरल रोल से नाम हटाया जा रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को करप्शन और शराब घोटाला को लेकर घेरने में जुटी है, और वो एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है। इस वक्त दिसंबर के थर्ड वीक में अगर हम बात करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये 50-50, यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टॉस अप, दिस इज अ 50-50 फॉर बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। अभी इलेक्शन कैंपेन ये तय करेगा कि ये चुनाव किस पार्टी की तरफ झुकेगा और वो किसकी झोली में जाएगा। परिणाम जो होंगे दिल्ली के इलेक्शन का, उसका नेशनल रामिफिकेशन, उसके नेशनल पॉलिटिक्स पे असर दिखेगा। हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे अगली वीडियो में। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।